हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स IGAS 9 दैट इज़ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। इससे पहले मैंने IGAS के सारे वीडियोस कवर अप कर दिए हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग CFR का जो लास्ट पार्ट है आप लोग का वो ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा CFR के मैंने अदर वीडियोस भी डाले हैं, अगर उसको भी आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स IGAS 9 दैट इज़ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारा जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे कंपनीज़ में, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, गवर्नमेंट कंपनीज़ में। ये लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनको भी रिटर्न चाहिए तो ये लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। आप लोग को पता होगा कोई भी गवर्नमेंट का अगर कोई भी कंपनी में मोर देन 50% दैट इज़ 51% शेयर्स अगर वो एक्वायर कर ले तो वो उसके कंट्रोल में आ जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्वायर्ड कंपनीज, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। इट्स नॉट इन लोन और डेप्ट। हम किसी और कंपनी का, अगर हम गवर्नमेंट हैं तो हम किसी और कंपनी डेप्ट या डिवेंचर बॉन्ड परचेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड उससे डील करता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, ठीक है। हम दूसरे कंपनीज के इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली फॉर्म किया है, बहुत ही इजी स्टैंडर्ड है ना। आप लोग को पूरा वीडियोस एंड तक देखिए, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, ठीक है। विथ लेजिस्लेचर मतलब जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, मेक इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी ऑफ। मैंने इक्विटी ऑफ को दूसरे पेन से इसीलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट बॉन्ड और डेप्ट, इट इज़ इक्विटी, ठीक है। इक्विटी ऑफ किसके किसके इक्विटी पे इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब के इक्विटी में ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, ओके। इसके बाद बोला हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है वो और कहाँ इन्वेस्ट करता है, एशियन डेवलपमेंट फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वेस्टमेंट करता है, इनके इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया, आपको बोला गया कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, ये लोग क्या करते हैं, दूसरे गवर्नमेंट कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है ये और कहाँ का इन्वेस्ट करता है, ADF, IMF, IFC, ये मैंने शॉर्ट कोड लिख दिया है सो दैट आपको याद हो। एशियन डेवलपमेंट फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब के इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो अब देखो IGAS 9 क्या क्या चीज़ों को कवर अप करता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये सारे गवर्नमेंट, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट IGAS 9 किस टाइप ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करता है, देखिए पढ़िए। IGAS 9 covers all the government investment in equity in the form of, कौन कौन से फॉर्म को वो कंसिडर करता है। देखो, पहला है कि आप उनके शेयर कैपिटल को डायरेक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। सपोज एक्स लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट कंपनी, मैं हूँ स्टेट गवर्नमेंट, मैं एक्स लिमिटेड का जितना भी इक्विटी है कुछ अमाउंट उसका मैं डायरेक्ट खरीद के उनको कैश पेमेंट कर सकती हूँ, राइट। तो कुछ तो होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या फिर ऐसे हुआ कि मैंने उनसे इक्विटी तो ले लिया पर बदले में मैंने अपना लैंड उनको दे दिया, या फिर मेरे लैंड में वो लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो बदले में उन्होंने अपने कंपनीज के कुछ शेयर्स मेरे नाम कर दिए, वो एक सिनेरियो हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी उनके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन इक्विटी, उन्होंने मुझे बोनस शेयर इशू कर दिया, वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। या फिर उन्होंने मुझे राइट शेयर इशू कर दिया, वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। या फिर ऐसा है कि मैंने एक्स लिमिटेड को कुछ लोन दिया था, ठीक है। अब वो लोन प्लस इंटरेस्ट उनको मुझे रिपे करना चाहिए था, बट उन्होंने मुझे रिपे नहीं किया और बदले में मैंने क्या किया कि ठीक है आप लोन और इंटरेस्ट मुझे मत दीजिए, उस पैसे का आप मुझे आपके कंपनीज का कुछ इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए, तो वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को IGAS 9 कवर अप करता है, ठीक है। पढ़िए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल, मैंने पैसा दिया एंड दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के इक्विटी शेयर खरीदे, ठीक है।
कन्वर्जन ऑफ लोन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगेंस्ट द एंटिटी इनटू इक्विटी। एक्स लिमिटेड ने मेरे से लोन लिया था, ठीक है, और उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना था। अब उसने मुझे नहीं दिया तो मैंने क्या किया, उस लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करवा लिया। कन्वर्जन ऑफ डिविडेंड इनटू इक्विटी, मैंने ऑलरेडी आपका कुछ शेयर्स खरीद रखा था, आपको मुझे डिविडेंड देना चाहिए था, आपने डिक्लेयर किया बट डिविडेंड पे नहीं किया, तो मैंने उस डिविडेंड अमाउंट को कहा कि आप लोग इतने अमाउंट का मुझे इक्विटी शेयर फर्दर इशू कर दीजिए, ठीक है। देन बोनस शेयर एंड राइट शेयर, आपने मुझे बोनस शेयर दिया, आपने मुझे राइट शेयर इशू किया, ठीक है। बट डजेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन द लोन कैपिटल ऑफ द एंटिटी। मैंने पहले ही कहा ये IGAS 9 किससे डील करता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। अगर आप दूसरे कंपनीज को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, उसके डिवेंचर्स खरीद रहे हैं, देन IGAS 9 उससे डील नहीं करता। क्लियर फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया दैट गवर्नमेंट जो होता है हमारा, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, ये लोग क्या करते हैं, दूसरी गवर्नमेंट कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड कौन कौन से फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बोनस शेयर, राइट शेयर के फॉर्म में कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ लोन इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इनटू इक्विटी कर सकते हैं, राइट। डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो गया बट पे नहीं हुआ, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी बट इट डजंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड और डिवेंचर ऑफ द एंटिटी, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो अब कोई भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे, उसके लिए ये स्टैंडर्ड कुछ नॉर्म्स ले डाउन करेगा, राइट। किस चीज़ के लिए करेगा, टू ले डाउन द नॉर्म्स फॉर recognition, measurement and reporting of the investment in the financial statement, so it will provide true and fair view, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वो दूसरे एंटिटीज़ के इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, देन ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे शो करेगा, जब वो रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, रिपोर्टिंग ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे में करेगा। तो वो प्रॉपर वे क्या रहेगा, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, मेजर करना है, रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ों के जो नॉर्म्स होंगे, जो क्राइटेरिया होंगे, वो ये स्टैंडर्ड बताएगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ IGAS 9, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम रिकॉग्निशन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे, बट रिकॉग्निशन क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट मेरा, मैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज करूँ, वो मेरा एसेट है या मेरा लाइबिलिटी है, और अगर करूँ तो किस डेट से करूँ, कब से करूँ, दैट इज कमिंग अंडर रिकॉग्निशन। मेजरमेंट क्या है, मैं उसको किस वैल्यू में करूँ, ठीक है। मैंने उसको लैंड दिया है तो लैंड के वैल्यू में करूँ या उसके शेयर के फेस वैल्यू पे करूँ। मैंने उसको कैश दिया तो एक्चुअल कैश अमाउंट करूँ या उसका फेस वैल्यू करूँ, डिस्काउंट कंसीडर करूँ या नहीं। सो ये बताएगा आपका मेजरमेंट। एंड रिपोर्टिंग इज कि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप क्या क्या चीज़ को रिपोर्ट करोगे। अभी सारी चीज़ तो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते या फिर कुछ चीज़ें हम हाइड भी नहीं कर सकते, तो आपका रिपोर्टिंग का तरीका क्या होगा, कौन से फॉर्म में आप रिपोर्ट करोगे, ये सारी चीज़ें बताएगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ IGAS 9, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए स्कोप। स्कोप क्या है फ्रेंड्स, स्कोप का मीनिंग होता है ना दायरा, दैट इज द लक्ष्मण रेखा। ओके, व्हाट इज द बाउंड्रीज, कि ये कहाँ तक IGAS 9 एप्लीकेबल है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी जितने IGAS पढ़ाया था उसमें बोला था कि स्कोप में एक पॉइंट आप आंख बंद करके लिखना, दैट इज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब तक ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करेगा जब तक ये IGAS उसको एप्लीकेबल नहीं हो जाता, राइट। ये IGAS से जब तक कंप्लाई नहीं करेगा तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करेगा। दिस इज द फर्स्ट, इसको लास्ट में लिखना, बट ये कॉमन पॉइंट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया IGAS 9 उसी गवर्नमेंट को एप्लीकेबल है जो अपना अकाउंट्स कैश बेसिस पे मेंटेन करता है। हालांकि मैक्सिमम गवर्नमेंट क्या करते हैं, कैश बेसिस पे ही मेंटेन करते हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। ओके, तो जो कैश बेसिस पे अपना अकाउंट्स मेंटेन करता है उसी को एप्लीकेबल है IGAS 9। फिर बोलता है कि ओनली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को एप्लीकेबल है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ओनली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को एप्लीकेबल है, बॉन्ड, डिवेंचर, लोन्स ये सब को एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो पढ़िए, दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू इन्वेस्टमेंट मेड इन डिफरेंट इन्वेस्टी एंटिटीज बाय द गवर्नमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन बोला ओनली टू गवर्नमेंट अकाउंट्स मेंटेन इन द कैश बेसिस, ठीक है, जो कैश बेसिस में मेंटेन हो रहा है उसी को एप्लीकेबल है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ओनली एंड नॉट इन डेट लाइक बॉन्ड एंड डिवेंचर, इसको एप्लीकेबल नहीं है,
ठीक है। फिर मैंने कॉमन पॉइंट लिख दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गिविंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अनलेस दे कंप्लाई विद दिस स्टैंडर्ड। जब तक वो ये स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कि गवर्नमेंट दूसरे कंपनीज के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन कौन से फॉर्म में करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉर्म्स ले डाउन करना है विथ रिगार्ड्स टू रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग, सो दैट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे। एंड इसका स्कोप क्या है, सारे गवर्नमेंट को एप्लीकेबल नहीं है, ओनली उसी गवर्नमेंट को एप्लीकेबल है जो लोग अपना अकाउंट्स कैश बेसिस पे मेंटेन करते हैं। एंड अगर आप कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं एंड यू आर नॉट कंप्लाइंग विद दिस स्टैंडर्ड, तो जब तक आप कंप्लाई नहीं करेंगे IGS 9 से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करेगा। एंड ये ओनली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को एप्लीकेबल है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, बॉन्ड, लोन को एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद पहले हम लोग पढ़ेंगे रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन के लिए नॉर्म्स ले डाउन करना ऑब्जेक्टिव था। सो अभी बोला गया कि रिकॉग्निशन कैसे करना है एज पर IGS 9। अगर कोई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई और कंपनीज के इक्विटी में तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेगा। पहला क्वेश्चन है हाउ, कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, एज ए एसेट करेगा, लाइबिलिटी करेगा, रेवेन्यू करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन, वो कब करेगा, ठीक है। सो द फर्स्ट आंसर इज जब भी गवर्नमेंट दूसरी कंपनीज की, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, इसको हम लोग एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, हम लोग उसको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर हुआ, हाउ क्वेश्चन क्लियर हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन, हम लोग इसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे। देखो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, एक तो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, ठीक है, मैंने कैश दिया, ठीक है, या फिर मैंने लैंड दिया, कुछ भी दिया, बट मैंने इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट किया इक्विटी पे, ठीक है, उसका इक्विटी मैंने डायरेक्ट परचेज किया, मेरा लोन कन्वर्ट नहीं हुआ या फिर मेरे डिविडेंड कन्वर्ट नहीं हुए इक्विटी में, मैंने डायरेक्ट उसका इक्विटी परचेज किया, राइट। उस केस में क्या होगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द एंटिटी, उस एंटिटी ने जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है दैट इज द गवर्नमेंट, जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज करेगा उसी दिन से वो उसको एज ए एसेट रिकॉग्नाइज करेगा, जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स एंटर करेगा, राइट। बट इन केस ऑफ लोन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और इन केस ऑफ योर डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड दैट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, इन दैट केस फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच सच कन्वर्जन टेक प्लेस, जिस दिन वो कन्वर्ट हुआ एंड इन्वेस्टी एंटिटी मतलब एक्स लिमिटेड आपको डिविडेंड देने वाला था, डिक्लेयर किया बट पे नहीं किया, तो आपने क्या किया, उसके ऑर्गेनाइजेशन में अपना इक्विटी ले लिया, डिविडेंड को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो जब एक्स लिमिटेड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगा, ठीक है, दैट द डिविडेंड इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, जिस दिन कन्वर्जन होगा, जिस दिन उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, उस दिन से उसको एज ए एसेट आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। दैट इज फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच सच कन्वर्जन टेक प्लेस, किस दिन कन्वर्ट हुआ कौन बताएगा, इन्वेस्टी एंटिटी बताएगा, राइट। सो दिस इज द रिकॉग्निशन, हाउ एंड व्हेन, इसको हम लोग एज ए एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड कब से करेंगे, अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया, एंड अगर वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दैट इज कन्वर्जन ऑफ लोन है या कन्वर्जन ऑफ डिविडेंड है, तो जिस दिन कन्वर्जन टेक प्लेस हुआ, जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन से हम लोग उसको एज ए एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट कैसे होगा, इसका भी नॉर्म्स ले डाउन करना इसका ऑब्जेक्टिव था, तो मेजर कैसे करना वो भी बताएगा। तो ये बोल रहा है आप एसेट तो रिकॉग्नाइज कर लो, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी में, उसने उसको एज ए एसेट रिकॉग्नाइज कर लिया। नाउ किस वैल्यू पे आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, उसका मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होगा। तो IGS 9 बोलता है कि आप लोग उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेजर करोगे, ठीक है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल केस डिस्पर्स, ठीक है। आप लोगों ने एक्चुअल केस कितना पे किया है वो इक्विटी को एक्वायर करने में, उसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4-5 डिफरेंट सिचुएशन आ सकते हैं, राइट। देखो पहला है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी, आप लोगों ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, डायरेक्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन का इक्विटी परचेज किया, ठीक है। अब वो इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। आपने डायरेक्ट कैश दिया, एक्स लिमिटेड का आप लोगों ने इक्विटी परचेज कर लिया, शेयर परचेज कर लिया, ठीक है। इन दैट केस मैंने जितना उनको कैश दिया है दैट इज माई हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये तो क्लियर है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश डिस्बर्स्ड इज माई हिस्टोरिकल कॉस्ट।
बट क्या हुआ, काइंड में मतलब मैंने उनको लैंड दिया, उन्होंने अपना वहाँ पे कॉरपोरेशन स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, गवर्नमेंट का लैंड था। इन रिटर्न उन्होंने मुझे पैसा ना दे के क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन का इक्विटी दे दिया। ठीक है, उस केस में क्या होगा, अभी मेरा लैंड का वैल्यू था 18 लाख। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपके स्टेट पे कोई एक्स आया, ठीक है, और वो अपना कंपनी बनाना चाहा, तो ये गवर्नमेंट का लैंड था। ठीक है, गवर्नमेंट प्लॉट था। अभी गवर्नमेंट के प्लॉट में क्या किया, अपना कंपनी बनाया। ठीक है, एक्स लिमिटेड यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब रिटर्न में इसने क्या किया, इसको इक्विटी शेयर दे दिया। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट का ये लैंड का वैल्यू था फ्रेंड्स 20 लाख। ठीक है, अब इसने जो शेयर इशू किया, इसका फेस वैल्यू था ₹10। इसने 1,50,000 शेयर दे दिया। ठीक है, 1.5 लाख शेयर गवर्नमेंट को इशू कर दिया इसके बदले। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट इसको एज एन एसेट तो रिकॉग्नाइज करेगा, बट किस वैल्यू पे करेगा, 20 लाख पे करेगा या 1,50,000 इंटू 10 15 लाख पे करेगा। ठीक है, तो ये IGAS 9 बोलता है कि आप इसको 15 लाख में करेंगे, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। अगर आप लोग कोई चीज़ काइंड में देते हैं, लैंड देते हैं, कोई एसेट एक्सचेंज करके आप इक्विटी शेयर ले रहे हैं, तो आप एसेट का वैल्यू ना लेके उस इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू जो है आप उस अमाउंट पे अपने एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, और शेयर का फेस वैल्यू जितना होगा उतने में आप अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, मेजर करेंगे। क्लियर हुआ, 2 केस क्लियर हुआ। डायरेक्ट अगर कैश पे कर रहे हैं तो एक्चुअल कितना कैश डिस्पर्स किए उसको रिकॉर्ड करेंगे, उस अमाउंट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट अमाउंट। एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट इज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, किस केस में, जहाँ पे आप कोई एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। क्लियर हुआ। इसके बाद देखो और क्या हो सकता है, आपको बोनस शेयर मिल सकता है, राइट शेयर मिल सकता है। तो बोनस शेयर क्या होता है, ये वन टाइप ऑफ बोनस है, तो इसके लिए आपको कुछ कैश डिस्पर्स करना नहीं पड़ता, सो दैट द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नील, आपको नील वैल्यू पे शो करना है, राइट। और एक होता है फ्रेंड्स राइट शेयर। अब राइट शेयर क्या होता है, जो इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जब कोई कंपनी नया शेयर इशू करने वाला होता है, पब्लिक इशू, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ राइट्स देता है कि अगर मार्केट में वो शेयर 10 रुपये में बिकेगा तो आप लोग उसको 6 या 7 रुपये में परचेज कर सकते हैं। सो राइट वैल्यू कितना हुआ, अगर 6 रुपये तो द वैल्यू ऑफ द राइट इज 4 रुपीज़। ठीक है, बट जहाँ पे मार्केट में लोग 10 रुपये में खरीदेंगे, आप लोग क्या करेंगे, 6 रुपये में खरीदेंगे वो चीज़। ठीक है, तो वहाँ पे आपका वैल्यू 10 रुपया जाएगा या 6 रुपया जाएगा। ओके, तो ये IGAS बोलता है कि आपका वैल्यू 6 रुपया जाएगा, दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश डिस्पर्स्ड। ठीक है, तो राइट शेयर के केस में हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैश एक्चुअली डिस्पर्स्ड। ठीक है, अगर आप 6 रुपया दे रहे हैं तो 6 राइट वैल्यू नहीं जाएगा, अदर देन राइट वैल्यू आप जितना अमाउंट पे कर रहे हैं इन केस उतना अमाउंट में आप एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखो कन्वर्जन ऑफ डिविडेंड इनटू इक्विटी। अभी क्या हुआ, एक्स लिमिटेड मुझे 5 लाख का डिविडेंड देना था। ठीक है, बट डिविडेंड डिक्लेयर किया, नहीं पे किया, तो मैंने कहा कि आप 5 लाख का मुझे शेयर इशू कर दो, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर का वैल्यू कुछ भी, उन्होंने मुझे 5 लाख का शेयर दे दिया। अब वो शेयर का फेस वैल्यू होके भले वो 2 लाख हो या फिर 10 लाख हो, बट मेरा डिविडेंड का वैल्यू कितना था, 5 लाख रुपीज़, तो मैं उस शेयर्स को कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगी, 5 लाख रुपीज़ पर। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जितना डिविडेंड के बदले मुझे इक्विटी शेयर मिला उतना अमाउंट में रिकॉग्नाइज करूंगी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डिविडेंड इनटू इक्विटीज, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ दैट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जिसको कन्वर्ट करके आप इक्विटी शेयर परचेज किए। ठीक है, उसके बाद द लास्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी। अब क्या हुआ, आपने एक्स लिमिटेड को लोन दिया था। ठीक है, अब एक्स लिमिटेड आपको लोन प्लस इंटरेस्ट रिटर्न में देना चाहिए था, उन्होंने आपको लोन और इंटरेस्ट ना देके उनके कंपनीज का कुछ शेयर दे दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप उसको एज ए एसेट तो रिकॉग्नाइज करोगे, बट किस वैल्यू पे करोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट में करोगे या फिर उस इक्विटी शेयर जो उन्होंने आपको दिया है उसका फेस वैल्यू पे करोगे। द आंसर इज कि उसका जितना प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था आपके अगेंस्ट, आपको वो जितना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देने वाला था उतना अमाउंट को आप इक्विटी का वैल्यू रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ लोन दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
क्लियर हुआ फ्रेंड्स सिनेरियो। देखो क्या क्या था मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ। अगर आप कैश में डायरेक्ट खरीद रहे हो देन द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश डिस्बर्स्ड, ठीक है। अगर काइंड में ले रहे हो देन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, क्योंकि उस चीज का मार्केट वैल्यू को हम लोग कभी भी कॉस्ट नहीं ले सकते, इसीलिए फेस वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोनस शेयर है तो उसका कॉस्ट नहीं लाएगा। राइट शेयर है तो अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश डिस्बर्स्ड। अगर डिविडेंड या लोन को कन्वर्ट कर रहे हो तो जितना अमाउंट को आप कन्वर्ट कर रहे हो, जितने अमाउंट के अगेंस्ट में आप शेयर इशू कर रहे हो, दैट अमाउंट वुड बी द हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ये क्या था आपका इनिशियल मेजरमेंट, ठीक है, कि आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब इन्वेस्टमेंट करोगे कौन से अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करोगे वो पता चल गया। फिर ये बोलता है कि आपको ब्रैकेट में आप रिकॉग्नाइज तो कर रहे हो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, बट ब्रैकेट पे आपको उसका मार्केट वैल्यू भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मार्केट वैल्यू हम किसको लेंगे, पढ़िए। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू भी आपको शो करना पड़ेगा। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, देखो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द कोटेड प्राइस इज अवेलेबल। देखो क्या होता है, जो भी शेयर्स होता है अगर वो लिस्टेड कंपनी है, इफ लिस्टेड कंपनी देन इट इज एप्लीकेबल, क्योंकि उसी का मार्केट वैल्यू होगा, ठीक है। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसका कोटेड प्राइस होगा, ठीक है। कोटेड प्राइस इज द सेबी में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लास्ट डे का जो प्राइस होता है दैट इज द कोटेड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा है दैट इज द 31 मार्च, और गवर्नमेंट का कब होता है, दिसंबर में, जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर में होता है। तो 31 दिसंबर को जो प्राइस अवेलेबल था वो प्राइस पे आप रिकॉग्नाइज करो, और अगर वो प्राइस अवेलेबल नहीं था तो लास्ट प्राइस जो अवेलेबल था उस प्राइस पे आप लोग अपने इक्विटी को रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। देखो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द कोटेड प्राइस इज अवेलेबल, येस और नो। If the quoted price is available, then that quoted price would be the market value, ठीक है। एंड अगर अवेलेबल नहीं है, if no, then last quoted price, ठीक है। अब 31 दिसंबर को नहीं है तो 30th को होगा, 25th को होगा, 20th को होगा, नवंबर में होगा, ठीक है। तो लास्ट quoted प्राइस जो होगा वो प्राइस पे आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को दिखाओगे, ठीक है। मेन वैल्यू पे नहीं दिखाना है, ठीक है। ये क्या होता है, आउटर कॉलम होता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, एसेट में आप लोग दिखाओगे दिस इज द एसेट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, तो यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, डेबिट दिस इज माय एसेट, यहाँ पे जो आएगा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आएगा, बट यहाँ पे आपको ब्रैकेट पे उसका मार्केट वैल्यू भी शो करना है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे मेजर होता है। तो ये जो आप दिखाओगे टोटल इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग, ठीक है। एज ए ओपनिंग बैलेंस आप दिखाओगे कि जनवरी 1 में मेरा इतना इन्वेस्टमेंट था, प्लस मेरा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना मैंने एडिशन किया, कितना मैंने सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितना बचा, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, कितना हम लोगों ने एडिशन किया, देन डिस इन्वेस्टमेंट और सेल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट। इतना आपको शो करना है। क्लियर हुआ। इसके बाद आप लोग देखिए डिस्क्लोजर में हम लोग क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी भी है। ओनली डिस्क्लोजर भी पूछ लेता है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या वो डिस्क्लोज करेगा। पहले तो डिस्क्लोज करेगा कि मेरा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना था, ड्यूरिंग द ईयर मेरा एडिशन कितना हुआ, कितना डिस इन्वेस्टमेंट हुआ, दैट इज द ड्यूरिंग द ईयर मेरा सेल कितना हुआ, एंड मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है। ये तो पहले डिस्क्लोज करेगा। फिर क्या डिस्क्लोज करेगा, मेरा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने कैश में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर मैंने एसेट को एक्सचेंज किया है, लोन को कन्वर्ट किया है, डिविडेंड को कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी डिस्क्लोज करना है। देन आप इन्वेस्टमेंट के बदले आपको जो रिटर्न मिलेगा दैट इज द डिविडेंड। इक्विटी के बदले क्या मिलता है, डिविडेंड। तो वो डिविडेंड को आप लोग एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो डिस्क्लोजर का है वो यही है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शैल डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग, एडिशनल, सेल एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्लियर हुआ। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना पड़ेगा, इन कैश है या फिर इन काइंड है, ठीक है। एक्सचेंज किए या फिर डायरेक्टली आप कैश में परचेज किए, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। जो डिविडेंड मिलेगा उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्क्लोजर। सेकेंड में क्या बोला गया,
आप जब गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहाँ पे एक हेडिंग रहेगा इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट के अंडर में आप लोग क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे, देखिए इन्वेस्टमेंट मेड इन्वेस्टी एंटिटी वाइज, ठीक है। आप किस तरीके से डिस्क्लोज करेंगे, देखिए इन्वेस्टी एंटिटी वाइज, ठीक है। लाइक 3 कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। तो मैंने एक्स लिमिटेड में कितना इन्वेस्टमेंट किया, वाई लिमिटेड में कितना किया, जेड लिमिटेड में कितना किया, दैट इज द इन्वेस्टी एंटिटी वाइज, ठीक है। मेरे को हर एक कंपनी के हिसाब से दिखाना पड़ेगा कि एक्स लिमिटेड में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, वाई लिमिटेड में इतना हुआ, जेड लिमिटेड में इतना हुआ, ठीक है। वो बोलता है इन्वेस्टमेंट मेड इन्वेस्टी एंटिटी वाइज, क्लियर है। उसके बाद बोला गया डिस इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टी एंटिटी वाइज। अब इन्वेस्टी एंटिटी वाइज मैंने कितना सेल किया, ठीक है। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड में कितना इन्वेस्ट किया वो एक दिखाओगे। देन एक्स वाई जेड का कितना शेयर मैंने सेल कर दिया, कितना मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, वो भी इन्वेस्टी एंटिटी वाइज बताओगे, ठीक है। फिर बोला समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टी ग्रुप वाइज, ठीक है। अब मैम ये इन्वेस्टी ग्रुप वाइज क्या होता है, ग्रुप इज द टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। सपोज मैंने एक्स वाई जेड तीनों में इन्वेस्टमेंट किया, एक्स और वाई जो थे दे आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जेड जो था वो गवर्नमेंट कंपनी था, ठीक है। तो अब मुझे एक्स और वाई में जितना इन्वेस्टमेंट है उसको क्यूमुलेटिव करके एक अंडर में दिखाना है एंड जो जेड का है वो दूसरे में दिखाना है। दिस इज द इन्वेस्टी ग्रुप वाइज, ठीक है, कि मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कितना किया, गवर्नमेंट कंपनी में कितना किया, कोऑपरेटिव बैंक में कितना किया, ठीक है। तो इन्वेस्टी एंटिटी वाइज नहीं आके इन्वेस्टी ग्रुप वाइज यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना है इन नॉट सेल की टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, क्लियर हुआ। उसके बाद आपका कोई इन्वेस्टी एंटिटी है, सपोज एक्स वाई जेड लिमिटेड, उसमें से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हुआ इन द प्रीसीडिंग 3 कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है, पिछले 3 सालों में अगर उनके लॉसेस हैं तो उनका डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगा। बिकॉज देखो कोई कंपनी का लॉस हो रहा है, स्टिल आप उस पर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये भी इन्वेस्टिगेट हो सकता है। तो अगर कोई इन्वेस्टी एंटिटी का लॉस होता है तो आपको वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, देखिए ऑल्सो डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ टोटल पेड ऑफ कैपिटल ऑफ द एंटिटी, इट वुड हेल्प इन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। आप जो एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका टोटल पेड ऑफ कैपिटल कितना है वो भी आप डिस्क्लोज कीजिए, सो दैट हमको पता चलेगा गवर्नमेंट का कंट्रोल है या नहीं, गवर्नमेंट उसका कितना % शेयर एक्वायर किया है, उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं या नहीं, हमारा उस पर मैनेजमेंट डिसीजन का पावर है यानी क्योंकि 50% कंट्रोल है या नहीं, ये इंडिकेट करने में हेल्प होगा, सो दैट यू विल हैव टू डिस्क्लोज द टोटल पेड ऑफ कैपिटल ऑफ दैट एंटिटी, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, ये तो मैंने आपको रिकॉग्निशन में बता दिया कि उसका मार्केट वैल्यू भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसिप्ट सेल ऑल्सो भी डिस्क्लोज, ठीक है। अब आप टोटल इन्वेस्टमेंट से कितना डिविडेंड रिसीव किया उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ IGAS 9। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर देना अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, एंड मैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ वो भी प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप लोग के कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। रियली लव योर कमेंट। हालांकि मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सबका रिप्लाई दूँ, एंड बट मैं पढ़ती सबका कमेंट्स हूँ एंड एक लाइक मैं ज़रूर करती हूँ। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, एंड प्लीज़ फर्दर मुझे सजेस्ट कीजिएगा इम्प्रूवमेंट के लिए, एंड मैं कौन से टॉपिक पे फर्दर वीडियो बनाऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।